सोचिए, अगर आपको कोई अंधेरे में घूर रहा हो, वो भी बिना पलकें झपकाए, और वो जानता हो कि आप भी उसे ही देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? मैंने सोचा था ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन उस रात पीपल के पेड़ के नीचे मैंने उसे देखा। मैं, रोहित और मेरा दोस्त विनोद कॉलेज में साथ पढ़े, लेकिन अलग अलग शहरों में नौकरी लगने से हमारा सालों से मिलना नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन अचानक विनोद का कॉल आया। चलना, कहीं बाहर चलते हैं, कुछ अलग शांत जगह पर। मुझे भी शहर की भाग दौड़ से कुछ दिन की राहत चाहिए थी, और इसी बहाने में अपने दोस्त विनोद से भी मिल पाता। तो हम घूमने के लिए निकल पड़े, एक पुराने गांव की ओर जिसका नाम था लोहगढ़। हम दोनों का मकसद था गांव की पुरानी लोक कथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। कॉलेज के दिनों में मैं स्क्रिप्ट लिखता था और विनोद कैमरा चलाता था। कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए हमने ये गुमनाम गांव चुना था। हमने सोचा इस बार हमें कुछ असली और रहस्यमय खोजना चाहिए। दोपहर के समय हम लोहगढ़ के बाहर एक छोटी सी बस से उतरे तो सामने वही गांव वाला नज़ारा था। धूल भरी पगडंडी, दूर तक फैले खेत और झुकती हुई दोपहर की धूप। गांव में घुसते ही एक बात साफ समझ आ गई थी। यहाँ के लोग बाहर वालों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। उनकी निगाहों में डर था, जैसे कुछ छिपा रहे हों। गांव का एक बड़ा चौक था, वहीं एक बुजुर्ग बैठा था। उनका नाम था रघु काका। हमने उनके पास जाकर कहा, काका, हम यहाँ गांव की पुरानी कहानियां रिकॉर्ड करने आए हैं। सुना है यहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है, वही जो गांव के बाहर जंगल वाली सड़क के किनारे है। काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और वो बोले, शाम ढलने के बाद तुम उधर नहीं जाओगे। क्यों काका, कोई परेशानी वाली बात है क्या? काका ने विनोद की तरफ देखते हुए कहा, सुनो बेटा, बात मजाक की नहीं है। 25 साल हो गए हैं, शाम ढलने के बाद वहां से कोई नहीं गुजरता। हम चुप हो गए। काका ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, उस दिन भी ऐसा ही मौसम था, सावन का महीना। गांव की एक लड़की माया जो शहर से गांव लौट रही थी। शाम के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो उस पुराने पीपल वाले रास्ते से आ रही थी। तेज बारिश के कारण वो उस पेड़ के नीचे रुक गई और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। क्या वो मिली नहीं? नहीं बेटा, सिर्फ झोला मिला था उसका, और उसमें उसका कुछ सामान। लेकिन लड़की जैसे हवा में गायब हो गई हो, ना खून, ना कोई चीख और ना ही निशान। उसके बाद से उस रास्ते पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने उस पीपल के पेड़ पर माया को देखा और कुछ माया की तरह गायब हो गए। तब से लेकर अब तक वहां शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता। काका की बातें सुनकर हमारी सांसें रुक गईं। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर काका ने कहा, अगर कहानी चाहिए तो गांव में बहुत कुछ है सुनने को, मगर पीपल वाले रास्ते से दूर रहना, न जाने वहां पर तुम्हारे साथ क्या हो जाए। रघु काका की कहानी सुनकर हम थोड़े डर जरूर गए थे, लेकिन अब उसके बारे में जानने की हमारी इच्छा और बढ़ गई थी। मुझे यकीन था कि ये सब बस अंधविश्वास है। गांवों में इस तरह की कहानियां अक्सर बुजुर्गों द्वारा फैलती रहती हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। हम दोनों रात को अपने कमरे में बैठे थे, एक पुराने से लॉज के अंदर, जो अब हमारे डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट का बेस बन चुका था। विनोद कमरे में चुपचाप गहरी सोच में बैठा हुआ था। तू क्या सोचता है विनोद? डर तो लग रहा है रोहित, लेकिन अगर ये सब कुछ सच निकला और हमने उस जगह की रिकॉर्डिंग कर ली तो हमारी वीडियो हिट हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस यही सोच रहा था मैं भी। कल रात हम वहीं चलते हैं, कैमरा, लाइट्स सब लेकर। रात को? हाँ, जब सब कहते हैं कि वहाँ अजीब चीजें होती हैं तो वो दिन में थोड़े होती होंगी। अगर वाकई कुछ दिखा होगा तो वो रात में ही होगा ना। विनोद चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, चलेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। मैंने अपने मोबाइल पर नोट्स बनाए। उस पेड़ के आसपास की जगह को गूगल मैप पर देखा, लेकिन वहां कोई खास जानकारी नहीं थी। शायद नेटवर्क की वजह से, या फिर वो जगह कभी नक्शे पर दर्ज ही नहीं हुई थी। रात के खाने के बाद हम दोनों सो गए। अगली सुबह हम दोनों ने उस पीपल के पेड़ के बारे में गांव वालों से पूछा, पर उन्होंने हमें उस पेड़ के बारे में नहीं बताया। फिर गांव का एक लड़का हमें उस जंगल के रास्ते तक ले गया और बोला, इसी रास्ते पर आगे चलकर वो पीपल का पेड़ है। उसके बाद हम वहां से अपने कमरे में आ गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात के ठीक 10 बजे हम दोनों तैयार थे। कैमरा टॉर्च लेकर हम हवेली से निकले। गांव की गलियां उस समय बिल्कुल सुनसान थीं।
सिर्फ हमारे कदमों की आहट और टॉर्च की रोशनी थी जो मिट्टी के रास्ते पर पड़ रही थी। विनोद अचानक बोला, अगर माया सच में कहीं गायब हुई थी तो उसका कुछ ना कुछ सच तो होगा रोहित। होगा, पर जो भी है अब हम उसकी सच्चाई सामने लाएंगे। जब हम जंगल के रास्ते पहुंचे तब मैंने विनोद से कैमरा चालू करने को कहा। मैं कैमरे के सामने बोलने लगा और हम आगे बढ़ते रहे। विनोद कैमरा संभाल रहा था और मैं रास्ता। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते गए माहौल बदलने लगा। रास्ते में कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई उल्लू, कुछ भी नहीं दिखा। जैसे जंगल और जमीन सब एक साथ शांत हो गए हों। थोड़ी दूर चलकर हमने देखा, सामने वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। विनोद ने धीरे से पूछा, क्या तुझे कोई गंध आ रही है? मैंने भी महसूस किया। हवा में कुछ अजीब था, जैसे किसी पुराने लोहे और सड़े मांस की मिलीजुली गंध। वहां सांस लेना भारी लगने लगा। हम पेड़ के पास पहुंचे और तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। मैंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, यहीं कहीं वो माया गायब हुई थी, यही पेड़ और यही सड़क। चारों ओर सन्नाटा था। हम उस पेड़ की चारों तरफ से वीडियो बनाने लगे। तभी हमारी नज़र एक पुराने झोले पर पड़ी जो जमीन में आधा दबा हुआ था। रोहित, ये वही झोला हो सकता है जो रघु काका ने बताया था। लेकिन फिर ये यहाँ इतने सालों बाद अचानक कैसे मिल सकता है? अभी हम ये सोच ही रहे थे कि अचानक विनोद को कैमरे की स्क्रीन में कुछ हलचल दिखी। क्या तूने देखा पेड़ के पीछे कोई है? विनोद की आवाज़ कांपने लगी। मैंने देखा कि एक लड़की पेड़ के पीछे से बाहर आ रही थी। उसे देख हम दोनों बहुत घबरा गए। उसने हाथ उठाया और बोली, डरिए मत, मेरा नाम माया है। उसका नाम सुन मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने घबराते हुए बोला, माया? वो मुस्कुराई। हाँ, मेरा नाम माया है। मैं शहर से लौट रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई तो मैं कुछ देर इस पेड़ के नीचे रुक गई और फिर देखा कि आप दोनों कुछ शूट कर रहे हैं तो मैं पीछे छिप गई थी। डर गई थी कि कोई गलत लोग ना हो। विनोद अब भी उसे घूर रहा था। उसने धीरे से कैमरा नीचे रखा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। मैंने झोला दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारा है? वो झोले को कुछ देर देखती रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, ये तो बहुत पुराना लग रहा है, मेरा नहीं है। हवा अब भी भारी थी, लेकिन माहौल में कुछ पल के लिए एक अजीब शांति आ गई थी। अचानक माया बोली, आप लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैंने उसे हमारी पूरी कहानी बताई। वो चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, कभी कभी कुछ जगह अपने अतीत को खुद में समेटे रखती हैं, जैसे ये पेड़। फिर अचानक विनोद का कैमरा आवाज करने लगा। विनोद ने कैमरे की स्क्रीन की ओर देखा और बोला, अरे, कैमरे की बैटरी खत्म होने वाली है। इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए क्यों ना मैं तुम्हारी और माया की बातचीत भी इसमें रिकॉर्ड कर लूं। जैसे ही विनोद ने कैमरा हमारी तरफ किया वो एकदम से चिल्ला पड़ा। मैंने विनोद से पूछा, क्या हुआ विनोद, तू चिल्लाया क्यों? विनोद सिर्फ माया की तरफ देख रहा था और डर के मारे उसने बोला, तुम कौन हो? तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है विनोद? माया चुपचाप खड़ी थी। विनोद बोला, मैंने देखा उसे कैमरे में, उसका चेहरा बहुत भयानक था। मैंने तुरंत कैमरा अपने हाथ में लिया और वीडियो रिवाइंड करके देखने लगा। कैमरे में मैंने देखा कि माया की जगह वहाँ कोई और ही दिख रहा है। डर के मारे मैंने पलटकर माया की तरफ देखा, पर वो अब वहाँ नहीं थी। और तभी बारिश बंद हो गई और अचानक कोहरा बढ़ने लगा। डर के मारे विनोद और मैं इधर उधर देखने लगे। तभी हमें किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। हमने पलट कर देखा कि पेड़ की टहनी पर कोई उल्टा लटका हुआ है और वो हमारी ही तरफ ही देख रहा है। हम दोनों की डर के मारे सांसें थम गई थीं। हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से ऐसे भागे कि दोबारा पलटकर नहीं देखा। हर तरफ धुंध थी। टॉर्च की रोशनी अब बस कुछ कदम आगे तक ही दिख रही थी और उसके पार बस अंधेरा। हम काफ़ी देर से दौड़ रहे थे, पर रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद हम वापस उसी पेड़ के सामने आकर खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? हम तो वापस इसी पेड़ के सामने आ गए। हमने ऊपर देखा। वो औरत फिर से पेड़ पर उलटी लटकी हुई थी। वो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। मैंने बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? उसने कुछ नहीं बोला, बस एक डरावनी आवाज़ में हंसी और हमारे और भी नज़दीक आ गई। हमने भगवान का नाम लिया और उल्टे पैर वहाँ से भाग खड़े हुए। हम पूरे रास्ते मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रहे थे और वो जो कोई भी चीज़ थी अब हमारे पीछे थी। अब हमारे पैर भी दर्द करने लगे थे। थोड़ी दूर पहुंचने पर हमें किसी के पुकारने की आवाज़ आई। हम उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। आगे पहुंचकर हमने देखा
कि रघु काका कुछ गांव वालों के साथ हाथ में मशाल लिए हमारी ओर आ रहे थे। उन्हें आता देख हम उनकी तरफ दौड़ पड़े। हमारे पीछे आता हुआ छलावा अचानक धुंध में कहीं गायब हो गया। हमने रघु काका को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। रघु काका तुरंत हमें गांव में ले गए और हमने बची हुई रात वहीं बिताई। सुबह हुई तो हमने सारी घटना और वीडियो रघु काका को दिखाई। उन्होंने हमसे इतना कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि जिस लड़के ने तुम्हें रास्ता बताया वो मेरा ही पोता था। उसने मुझे रात को सब बता दिया था और हम समय से तुम्हारे पास पहुंच गए, नहीं तो वो छलावा तुम दोनों को खत्म कर देता। जो वीडियो तुमने बनाई है उसे डिलीट कर दो, वरना क्या मालूम कि आगे तुम्हारी जिंदगी में इसकी वजह से कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। हमने रघु काका की बात मानकर वीडियो डिलीट कर दी और उनको धन्यवाद करके हम दोनों वहां से बस में शहर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते हम बस उस रात के बारे में सोच रहे थे। शहर पहुंच के हमने वादा किया कि इस बारे में अब हम कभी बात नहीं करेंगे।